स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल सेल की और प्लांट सेल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो पहले हम एनिमल सेल को समझेंगे, बाद में हम किसकी बात करेंगे, प्लांट सेल की बात करेंगे। तो एनिमल सेल में क्या है, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है द सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। तो इसकी जो एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर लेयर होती है वो एक तो बाई लेयर अरेंज होती है और दूसरी किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। बाई लेयर से मतलब क्या है, यहाँ पर दो लेयर्स इसके अंदर होती हैं, उसे कहेंगे बाई लेयर्स, और ये बाई लेयर्स भी किसकी बनी हुई हैं, लिपिड्स की बनी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है द लिपिड्स कॉम्पोनेंट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। अब ये जो लिपिड है वो भी किसका बना हुआ होता है, फॉस्फोग्लिसराइड से मिलकर बना हुआ होता है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट प्रोटीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। और बाद में ये भी पता लगा कि ये जो एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन भी है, यानी कि लिपिड के साथ साथ उसके अंदर प्रोटीन भी है। ये कब पता लगा, बाद में पता लगा। पहले ये मालूम था कि ये केवल और केवल किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। नेक्स्ट है इसमें रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज इन डिफरेंट सेल्स। और इसका जो रेशियो होता है प्रोटीन का और लिपिड का, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वेरीज सेल में, वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है, यानी कि वेरीज होता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है। तो डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप का इनका रेशियो हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें द मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी इंटीग्रल और पेरीफेरल। तो जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो सकती है, इंटीग्रल भी हो सकती है और पेरीफेरल भी हो सकती है। इंटीग्रल मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ भी हो सकती है सेल में, और पेरीफेरल भी हो सकती है। पेरीफेरल यानी कि बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ भी हो सकती है। ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन रिमेन्स ब्यूराइड इन द मेम्ब्रेन बट पेरीफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो कहाँ हो सकती है, वो ब्यूराइड हो सकती है इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई हो सकती है। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड, अंदर की तरफ ये एम्बेडेड हो सकती है या ब्यूराइड हो सकती है, प्रोटीन वाली जो लेयर है वो, है ना। और इसके अलावा जो पेरीफेरल वाली है, पेरीफेरल कहाँ होगी, ये सरफेस पर होती है। जो इसकी बाहर की तरफ जो सरफेस होगी एनिमल सेल की, उस बाहर वाली सरफेस पर होगी, इसे कहेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। नेक्स्ट है यहाँ पर कि दो साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। ये कब आते हैं, 1972 में आते हैं। और ये इसको किस नाम से प्रपोज करते हैं, ये कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, वही प्रपोज क्या करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कवर करते हैं या इसको प्रपोज करते हैं। और कब करते हैं, 1972 में करते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। तो ये कहते हैं इनके इस मतलब इन्होंने बताया था, क्या बताया इन्होंने, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इन्होंने दिया। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि ये जो मॉडल है इसमें क्या होता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर, यानी कि लिपिड्स का क्या होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। किसमें होगा कि जो लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मूवमेंट कैसा रहता है, इसमें अनेबल रहता है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि लिपिड में क्या होती है, लिपिड किसका है, इसके ये कैसा है, क्वासी फ्लूइड नेचर का है। जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का है। और इसमें जो बाई लेयर है, बाई लेयर किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। और इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन का मूवमेंट कैसा रहता है, इसमें लेटरल साइड में कैसा रहेगा, अनेबल रहता है। ये इन्होंने बताया था, किसने, सिंगर और निकोलसन ने बताया था, निकोलसन। ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बताया जा रहा है कि इसका फंक्शन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर बाहर आने का मतलब अंदर बाहर आने जाने की इसको एक तरह से परमिशन देती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर हो रहे हैं, तो उसके दो वे होंगे, या तो वो एक्टिवली बाहर जाएंगे या फिर पैसिवली बाहर जाएंगे। ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स। अब देखो इसमें ये जो जब भी कोई मॉलिक्यूल जो अंदर या बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें सेल्स के द्वारा क्या होगा, एनर्जी इसमें
एनर्जी जो है इसमें रिक्वायर होगी, यानी कि एनर्जी इसमें स्पेंड होगी, है ना, उसका एक्सपेंडिचर होगा इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, यानी कि एनर्जी इसमें स्पेंड नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर स्पेंड नहीं होती है, जबकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी स्पेंड होती है, एक्सपेंडिचर उसका होता है। नेक्स्ट है इसमें इट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये हमेशा किसके अगेंस्ट होगी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी। जो भी उसमें जो भी ग्रेडियंट है, जो भी उसके अंदर लिक्विड या जो भी चीज़ें उसके अंदर फिल हैं उस सेल के अंदर, तो ये उसके अगेंस्ट होगी। जैसा उसका कॉन्सेंट्रेशन है, लेवल जो भी है, जिसका भी लेवल उसके अंदर है ना, फ्लूइड जो भी भरा हुआ है, उसके अगेंस्ट होगी ये वाला, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि ये कैसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है इसमें, दिस ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है ये किसके साथ होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होगा, जबकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ ए रैपिड प्रोसेस। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है रैपिड प्रोसेस होता है। रैपिड प्रोसेस तो है, होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी किसी को मिल जाएगी तो उसका जो प्रोसेस है वो तो अपने आप ही थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट इज़ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, एनर्जी तो यहाँ पर ये ले ही नहीं रहे, इनटेक ये कर ही नहीं रहे हैं, तो जब एनर्जी कोई इनटेक नहीं कर रहे हैं तो यहाँ का जो प्रोसेस है वो भी कैसा होगा, स्लो होगा। किसके कंपैरिजन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। अब देखो नेक्स्ट हम इसमें समझेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाई डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसमें क्या है कि जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, वाटर का जो मूवमेंट है लोअर से कहाँ पर होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पर होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। और किस प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। वाटर का जो मूवमेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पर जाएगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। और कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस इसको हम कहेंगे। ठीक है। जब भी पानी का लेवल जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है तो लो वाली जगह पर ये फिल होगा, और इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। तो सेल वॉल कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में और फंगी में होगी। सेल वॉल समझ रहे हैं ना आप लोग, कल भी मैंने बताया था कि कहाँ सेल वॉल जो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और कहाँ होगी, कुछ फंगी में होती है या फंजाई इनके अंदर होती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो एल्गी क्या है, एल्गी भी तो प्लांट का ही एक पार्ट है ना एल्गी। तो इसमें ये किसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, गैलेक्टेंट्स होते हैं, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो इसमें गैलेक्टेंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, या और मिनरल्स में भी कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी हुई होती है। इन अदर प्लांट्स इस और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं, तो ये जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ठीक है। किसकी बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है कुछ अदर प्लांट्स में। जबकि एल्गी का जो रेशियो है वो बिल्कुल अलग है, वो हमने आपको भी समझा दिया। इसके बाद है नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच डिमिनिश इन मैच्योर सेल्स। तो ये जो प्राइमरी सेल्स होती हैं, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है किसकी, यंग प्लांट की। जो यंग प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ करेगी। जो कि किस में कम हो जाएगी, जो मैच्योर सेल्स हैं उसमें जाकर इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है। ठीक है। जो नए प्लांट्स हैं, यंग प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर जो प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल जो हैं वो ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल इज़ फाउंड ऑन इनर साइड ऑफ द सेल। अब देखो जो सेकेंडरी सेल वॉल हैं वो कहाँ पर बनती हैं, सेल के अंदर की तरफ बनती हैं। पहले प्राइमरी सबसे बाहर की तरफ बनेगी, जो सेकेंडरी है वो कहाँ बनेगी, सेल के इनसाइड बनती है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा की। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है ये क्या है, जो आसपास की जो सेल्स होती हैं उनके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है। इन दोनों सेल्स के बीच में
देखिए ये दोबारा बना देती हूँ, ये एक सेल है और ये दूसरी सेल है, इन दोनों सेल के बीच में से कनेक्शन बना देता है ना, इस तरीके से कनेक्शन बना देगा जिससे कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलेंगे, इसी ये जो बीच की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। और ये क्या कर रहा है, नेबरिंग सेल्स को, जो आसपास की सेल्स है उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है और उसमें साइटोप्लाज्म इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, आप ये कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। जो एंडोमेम्ब्रेन होती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से यहाँ पर क्या मतलब है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से यहाँ पर मतलब है कि ये वाली सेल है और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है तो इसका मतलब काफ़ी सारे ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे, वह काफ़ी ऑर्गन्स होंगे इसमें। अब देखो वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, आपको पता है सेल के अंदर ही मिलता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिए नया नहीं है, आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है इसके बारे में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी आपने 9th में पढ़े हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं सेल के इनसाइड, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होंगे या गोल्गी बॉडीज़ बोल सकते हैं इनको, और क्या होंगे इसमें लाइसोसोम्स होंगे और क्या होंगी वैक्यूल्स होती हैं। यानी कि ये बता रहे हैं सिंपली सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके नेम ये बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये कैसे होते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कहाँ पर होंगे, ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। और कैसे स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वहाँ पर स्प्रेडेड होते हैं। अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो रफ क्यों होता है, क्योंकि इस पे इसकी आउटर सरफेस पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, कुछ मतलब छोटे छोटे से दाने समझ लीजिए, और वो कहाँ पर होंगे, इसकी बाहर वाली आउटर सरफेस पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहेंगे। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो ये किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन को बनाने का काम करेंगे, साइट प्रोवाइड कराते हैं, सिंपली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये सिक्रीशन में, सिक्रीशन यानी कि जो भी कोई लिक्विड इसके अंदर फॉर्म हुआ है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट करने का या बाहर निकालने का काम करते हैं, सिक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। आई ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डज नॉट बियर द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो इसकी सरफेस पर कोई भी ऐसा राइबोसोम नहीं होता है। अब सही है ना, राइबोसोम नहीं है तो इसका मतलब वो कैसी होगी, स्मूथ होगी उसकी सरफेस। और साथ ही साथ ये SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस एंड द स्टेरॉयड हार्मोन्स। और ये किस में होता है, ये इन्वॉल्व किस में होगा, ये यहाँ पर आपने देखा ना, सिंथेसिस किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस में और सिक्रीशन में इन्वॉल्व था। और जबकि ये किस में इन्वॉल्व होगा, ये होगा ये लिपिड्स की सिंथेसिस में और स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लिपिड्स बनाने में और स्टेरॉयड्स हार्मोन को बनाने में ये इन्वॉल्व रहेगा। अब ये तो बात हो गई किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम इसमें बात करेंगे गोल्गी एपरेटस की या कॉम्प्लेक्स की, या फिर बॉडी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं, वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कैमिलियो गोल्गी इन 1898 नियर न्यूक्लियस। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्गी ने किया था। कब किया था, 1898 में, ठीक है ना, 1898 में किया था। और कहाँ पर किया था, न्यूक्लियस के पास इनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, क्योंकि इनका नाम क्या था, गोल्गी नाम था, तो अपने ही नाम पर इसका नामकरण कर दिया और क्या बोल दिया इसको, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी इसको नाम दे दिया। और कहाँ पर थी ये स्ट्रक्चर, कहाँ पर था, न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर में, उसके पास में प्रेजेंट था ये इस तरीके से। नेक्स्ट है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और क्रिस्टिनी स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा होता है, देखो एक तो होगा ये मैनी, इसमें फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक होंगे, क्रिस्टिनी इसके अंदर होती हैं और ये क्रिस्टिनी भी कैसी होती है, पैरेलली एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं, ठीक है।
क्रिस्टनी होंगी इसके अंदर, और वो भी क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ये अरेंज होंगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखो गोल्गी एपरेटस आगे क्या करता है। गोल्गी एपरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किस में हेल्प करता है, जो भी मटेरियल सेल के अंदर होते हैं उन सेल्स के मटेरियल को पैकेजिंग करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, यानी कि एक से दूसरी जगह लेकर जाने का काम कौन करेगा इसमें, सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस इसमें करता है। नेक्स्ट है इसमें ए नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम आर मॉडिफाइड इन क्रिस्टिनी ऑफ गोल्गी एपरेटस। तो जो इसके अंदर क्या होती है, गोल्गी एपरेटस में क्या है, गोल्गी एपरेटस के अंदर क्या है, क्रिस्टिनी है। और क्रिस्टिनी क्या करती है, क्रिस्टिनी क्या करेंगी, प्रोटीन ये जो है नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम। जो राइबोसोम के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज बहुत ज़्यादा, उसको प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं और उसके नंबर को मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा, क्रिस्टिनी इसमें करती हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस में जो क्रिस्टिनी है वो राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, उसके वर्क को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हैं, ठीक है। कहाँ पर होगा, क्रिस्टिनी के अंदर ये मॉडिफाई होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है इसमें, गोल्गी एपरेटस इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ गोल्गी एपरेटस इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो गोल्गी एपरेटस के अंदर क्या होता है, गोल्गी एपरेटस एक ऐसी साइट है जहाँ पर क्या हो रही हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि वो यहाँ पर बन रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये कौन सी साइट है, इनकी साइट है जहाँ पर इनका फॉर्मेशन होगा। कहाँ हो रहा है, गोल्गी एपरेटस के अंदर, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर है ये उसका है, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है ये। और इसमें आप देख रहे होंगे क्रिस्टिनी है, क्रिस्टिनी क्या कर रही हैं कि जो भी राइबोसोम क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उस सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व कौन है, क्रिस्टिनी इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है इसमें, एक और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है, आत्महत्या की थैली इनको हिंदी में बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम क्या हैं, लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये कैसे फॉर्म होंगे, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस में जो पैकेजिंग हो रही है उस पैकेजिंग प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं। और ये कैसे होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर्स होता है। और ये भी कैसे रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इसमें दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, जैसे लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेजेज है, एक्टिवेट एट एसिडिक पीएच। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जहाँ भी एज लग जाए ना, ये यहाँ एज दिख रहा है, ये एज दिख रहा है, और ये जहाँ एज लग जाए इसका मतलब वो एंजाइम की बात कर रहे हैं। और एंजाइम किससे सिक्रीट हो रहे हैं, इससे लाइसोसोम से सिक्रीट होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कब हो जाते हैं, एट एसिडिक पीएच। जब इनका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तब ये वो क्या हो जाते हैं, एसिडिक एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। एसिडिक पीएच पर ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें हम बात किसकी करेंगे, दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और इस एंजाइम का क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन करेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करने में ये कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये वैक्यूल्स क्या हैं, वैक्यूल्स एक जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। इसमें क्या है, वाटर है और सैप है, और क्या है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट सेल के लिए यूजेबल नहीं है वो प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर रहते हैं। वाटर भी होता है इसके अंदर और सैप भी होता है। सैप एक टाइप का ये समझ लीजिए, सेमी सॉलिड लिक्विड समझ लीजिए सैप को,
सेमी सॉलिड लिक्विड होता है वो इसके अंदर फिल रहता है। और वैक्यूल्स ना ऐसे बड़ी बड़ी सी होती हैं और सेल के अंदर मिलती हैं। और अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, दे आर बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, और इनके तरह चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, एक ही मेम्ब्रेन इनके लिए सफिशिएंट होती है। दे फॉर्म कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। तो और ये कभी कभी क्या करती हैं, दे फॉर्म क्या फॉर्म करेंगी, कभी कभी ये कुछ जो यानी कि मैनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को या फिर फूड वैक्यूल को बनाने का भी काम करती हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो वाटर के लेवल को मेंटेन रखे किसी सेल के अंदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन को ही हम बोल देते हैं। ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो उस वैक्यूल के अंदर आकर डिपॉजिट हो जाता है और उसी वैक्यूल का नाम क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या बन जाती है ये वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन जाती है, यानी कि ये जो वैक्यूल है अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं। और जब भी सेल को लगता है कि मेरे पास फूड की कमी हो रही है तो वो जो वैक्यूल्स हैं फट जाती हैं और फूड वहाँ से रिलीज़ हो जाता है और सेल को मिल जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम अब आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with outer membrane and inner membrane dividing its lumen in two compartments, ठीक है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। पहली बात याद रखने वाली है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, विद आउटर मेम्ब्रेन, एक तो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होगी और एक क्या होती है इसमें इनर साइड मेम्ब्रेन होती है। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इन टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ये दो कंपार्टमेंट्स में इसके ल्यूमेन को डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। इसके जो ल्यूमेन है इसके अंदर उस ल्यूमेन को टू कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का काम करेगी। अब देखो इसके बाद है इसमें इनर मेम्ब्रेन क्या करती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी टुवर्ड द मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या बनती हैं, कुछ फोल्डिंग्स बन जाती हैं, ऐसे करके यूँ ऐसे फोल्डिंग्स बन जाती हैं और उन्हीं फोल्डिंग्स का नाम क्या होता है, क्रिस्टी इनका नाम होता है। और कहाँ होंगी, टुवर्ड मैट्रिक्स, जहाँ मैट्रिक्स फिल है, जो लिक्विड है वो जहाँ पर फिल है वहाँ पर ये बनती हैं। और इन्हें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। तो दो इसके अंदर क्या होती हैं, टू मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो क्या रखती हैं अपने अंदर, वो अपने यानी कि हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, इनके अंदर अपना खुद का स्पेसिफिक एंजाइम होता है। दो मेम्ब्रेन ऐसी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। आपने सुना होगा ना, दो टाइप का रेस्पायरेशन होता है, एक एनएरोबिक होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये समझ ही गए होंगे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है, और एनएरोबिक कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है इसमें हम बात करेंगे, दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या करेंगे भैया, ये करते हैं कि सेल्यूलर एनर्जी के फॉर्म में, है ना, सेल्यूलर ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेल्यूलर एनर्जी, और किस फॉर्म में करेंगे, एटीपी के फॉर्म में करेंगे। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सेल्यूलर एनर्जी को, और किस फॉर्म में कर रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कर रहा है इसलिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन सेल्यूलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और देखो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखो इसका जो इनर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहाँ होगा, मैट्रिक्स यहाँ होगा अंदर की तरफ, इसमें अंदर होगा। और उस मैट्रिक्स में भी क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं
और डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बच्चों? सर्कुलर होते हैं, ऐसे राउंडेड होंगे। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? इनसाइड ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर की तरफ इसमें होंगे। और नेक्स्ट इसमें क्या होगा? फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ इसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं। अब जब राइबोसोम है तो क्या करेंगे? वो राइबोसोम चेन से तो बैठेंगे नहीं, इसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम है एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये इसके अंदर होंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं? राइबोसोम ना बच्चों बेसिकली कराते क्या है? राइबोसोम ना साइट प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आप ऐसे समझ सकते हैं इनको, ये बहुत छोटी बातें हैं, याद तो रहेंगी मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। तो प्लास्टिड्स किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं। प्लांट सेल तो आपको समझ में आ गया होगा, यूग्लिनोइड समझ में नहीं आया होगा। देखो यूग्लिनोइड क्या होते हैं? यूग्लिनोइड होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सनलाइट में भी फूड बना लें, और सनलाइट अगर उनको ना मिले तो अपने आप भी फूड बना लें। यानी कि एनिमल और प्लांट्स के बीच की जो चेन होती है उसको यूग्लिनोइड्स कहते हैं। समझ गए? अब देखो बच्चों ये वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, 26 मिनट की हो गई है। अब आगे नहीं बता रही हूँ मैं, हालांकि मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो पर ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।